दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के जिस विषय पे बात करेंगे वो है क्षेत्रीय विषमता, रीजनल इम्बैलेंस। भारत में असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप क्षेत्रीय असमानता है। क्षेत्रीय असमानता का अभिप्राय देश के विभिन्न राज्यों के आर्थिक तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर में पाई जाने वाली असमानता है। देश के कुछ राज्यों जैसे पंजाब, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के आर्थिक विकास की दर एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। इसके विपरीत कई राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम आदि के आर्थिक विकास की दर एवं प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। हम इसमें चित्र के माध्यम से इस चीज़ को, रीजनल इनबैलेंस को देख सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार जो कारण हैं उनको भी इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बैलेंसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्रीय विषमताओं के क्या कारण हैं। सबसे पहले, अधिकांश विकासशील देशों की भांति भारत में भी क्षेत्रीय विषमताओं का प्रारंभ उपनिवेशी काल में ही हुआ। उस युग में समुद्र तट के दूर के क्षेत्र तटवर्ती प्रांतों से पिछड़ने लगे थे। वैसे अन्य कई कारक भी किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं और उन सभी को उपनिवेशी धरोहर भी नहीं माना जा सकता। उन महत्वपूर्ण कारकों को हम संक्षेप में इस प्रकार कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की विषमताओं की एक व्याख्या कोलिन क्लोर्क की आर्थिक क्षेत्र संकल्पना द्वारा संभव है। क्लोर्क का मत है कि उन क्षेत्रों में जहां कार्यशील जनसंख्या का अधिक बड़ा विनिर्माण और तृतीय क्षेत्रों में कार्य करता है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी ऊंचा होता है। उन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय का अधिक पाई जाती है और जहां जनसंख्या का बड़ा अंश तृतीय क्षेत्र कार्यों में संलग्न है। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों की स्थानीयता पर प्रारंभिक रेल मार्गों के विकास का गहरा प्रभाव रहा है। इन स्थानों ने गुनार मॉडल के मत के अनुरूप कोंग्लिमरेशन, संगुष्टीकरण की मितव्यताओं के आधार पर बड़े स्तर पर औद्योगिकरण को अपनी ओर आकृष्ट किया। तीसरा, ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित राज्यों में कौशल, संवेदनशीलता और निष्पादन प्रणालियों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था अधिक रही है। पूंजी तो बहुत अधिक गतिशील होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, किंतु सुशासन का एक प्रकार स्थान परिवर्तन नहीं हो पाता। यह तो किसी स्थान, प्रदेश के अपने सामाजिक राजनीतिक परिवेश में दीर्घकाल में विकसित होता है। एक पुरानी पड़ गई सामाजिक रचना आधुनिक दृष्टि से सुशासन को धारण नहीं कर पाती। यह तो अपने दुर्लभताकारी और भ्रष्टाचारी प्रभावों के माध्यम से बाध्य रूप से सुशासन की स्थापना के प्रयासों को भी निराश और निष्फल बना देती है। चौथा, अन्य संबंधित ऐतिहासिक कारक संरचनात्मक सुविधाओं का विकास है। आज के अधिक विकसित क्षेत्र वही है जहां रजवाड़े शाही में ही संरचनात्मक विकास का सूत्रपात हो गया था। कितने ही अन्य राज्यों के राज्य परिवार अपने आपको ईश्वर का प्रतिनिधि और शासन के नैसर्गिक अधिकार से संपन्न मानते रहे हैं। उन्होंने संरचनात्मक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। पांचवा, अभी हाल ही के वर्षों में उन्हीं देवदूतों के युग की भांति सरकारी बजट के संरचना के वित्तीय में काफ़ी गिरावट आ रही है। विकसित प्रांतों और बड़े नगरों की ओर आंतरिक संस्थागत वित्त और बाध्य सहायता का प्रवाह हो। और छठा, सावधिक ऋण संस्थान और व्यावसायिक बैंक भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों में निवेश करने को अधिक उत्सुक दिखाई देते हैं। बैंकों द्वारा
रियायती वरीयता साख और वित्तीय संस्थानों की पुनः वित्तीय सुविधाओं से अमीर प्रांतों को कम ब्याज दर पर निवेश योग्य कोष आसानी से पाने में मदद मिलती है। इस प्रकार शहरी आधारभूत सुविधाओं के प्रयोक्ताओं ने से उनकी लागत वसूलने और राज्य सरकारों का वित्तीय अनुशासन लागू करने के रिजर्व प्रयासों बैंक के प्रयासों ने भी विकसित राज्यों और बड़े नगरों में ही निवेश के संकुचन को बढ़ावा दिया। सातवां, देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए प्रावधानों में बहुत ही विशाल क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और आठवां, देश की लोक वित्त व्यवस्था की संचालन विधि का भी अंतर्राष्ट्रीय विषमताओं के सृजन और उन्हें बनाए रखने में बड़ा योगदान रहा है। जैसे निम्न आय के राज्यों में सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक समृद्धि और प्रशासनिक सेवाओं का स्तर उच्च आय वाले राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः विषमताएं और अधिक घनीभूत और स्थायी हो जाती है। बिक्री कर व्यवस्था से अमीर राज्य अपने करों के भार का गरीब राज्यों के निवासियों को निर्यात कर देते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को रियायती ऋणों ने प्रतिगामी अंतर प्रशासनिक अंतरणों को बढ़ावा दिया है। और नवा, भारत ने बढ़ते हुए वैश्वीकरण के परिवेश में समृद्धि का कौशल गहन पथ चुना है और कुशल श्रम की मजदूरी दरें अभी से नियोक्ता स्पर्धा के कारण उछाल पर है। इस दशा में आवश्यक है कि दुर्लभ कौशल की नियोक्ता फर्मों के उत्पादन का स्तर उस कौशल का भरपूर प्रयोग करने योग्य हो, किंतु उसके लिए तो तीव्र समृद्धि और पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं से परिपूर्ण औद्योगिक वातावरण की आवश्यकता होगी। इसके कारण भी विषमताएं अधिक हो जाती है। और 10वां, सुधार पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र तो पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रवाहित कर क्षेत्रीय समता बनाए रखने में निर्णायक योगदान कर रहा है, किंतु सुधार कार्यक्रम ने तो सार्वजनिक क्षेत्र का ध्यान केंद्र ही बदल डाला है। यह क्षेत्र अब विषमता निवारण के रूप में उतना सबल नहीं रहा है। आर्थिक सुधारों ने निजी क्षेत्र और निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा दिया है। लागत कटौती द्वारा स्पर्धाशील बनने के उत्सुक ये उद्यम भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः निवेश कार्य इन्हीं क्षेत्रों में और केंद्रित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप विषमताएं और गहरी होती जा रही हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उच्चतर संरचनात्मक सुविधा निर्माण व्यय ने अमीर राज्यों को अमीर बनाया है। संरचना और प्रति व्यक्ति आय में धनात्मक सहसंबंध रहता है। यह बात विभिन्न राज्यों के अनुभव से स्पष्ट हो रही है। क्षेत्रीय विषमता निवारण के उपायों की यदि हम चर्चा करें, पहला, केंद्र से राज्यों को संसाधन अंतरण में पिछड़े राज्यों का पक्ष लिया जाए। हमारे देश में साधन अंतरण दो प्रकार के होते हैं, योजना आयोग द्वारा मुख्यतः योजना अंतरण के रूप में और वित्त आयोग के द्वारा गैर योजना अंतरण के रूप में। योजना आयोग संबद्ध विभागों से परामर्श कर केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के स्थान का चयन करता है। एक नवीन अध्ययन से स्पष्ट है कि गरीब प्रांतों को विकास कार्यों के लिए अमीरों की तुलना में कहीं अधिक अनुपात में धन सुलभ कराया जा सक रहा है। दूसरा, समुचे क्षेत्र में शीघ्र प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को वरीयता, कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, संचार और सामाजिक सेवाओं के कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होते हैं। ये जन सामान्य को आधारित सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। ये राज्यों की योजनाओं का अंश है और राज्य सरकारों की रचना और उसमें समयानुसार परिवर्तनों के माध्यम से विकास के फल पूरे देश में वितरित हो सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्रों में सेवाओं का प्रावधान, अनेक राज्यों की
योजनाओं ने नदी घाटी योजनाएं बहुत अहम होती हैं और इन बहुमुखी प्रकल्पों से में बड़े स्तर पर निवेश होता है। ये अनेक प्रकल्प देश के उन बड़े भू भागों को विकास के लिए आवश्यक है जहाँ अभाव बेरोजगारी छाई है या जो अन्य किसी न किसी रूप में कम विकसित रह गए हैं। कृषि उत्पादन और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं आदि के लाभ दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। लघु और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के प्रसार कार्यक्रम, ये उद्यम देश भर में फैले हुए हैं और केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में इन उद्यमों को कई प्रकार की सहायता प्रदान करती है। सभी राज्यों में जो औद्योगिक बस्तियां बनाई गई उनकी स्थापना प्राय ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में हुई है।